Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn the next type of iterative statement, that is for loop. In our previous videos, we have discussed so many things regarding iterative statements, and we have also learned one of the type of iterative statement, that is while loop. So, if you have any kind of doubt regarding any of them, please check it out our previous videos. So in this video, we are going to see the next another type of iterative statement, that is for loop. So let's get started. So for loops are used to iterate over the sequence such as list, tuple, string और अरेंज फंक्शन. सो बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था एंड वाइल लूप का क्या काम है, हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, हमने वो सारी चीज़ें देखी थी. नो इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर लूप के बारे में समझने वाले हैं कि हमारा फॉर लूप होता क्या है. तो एज पर द गिवन दिस स्टेटमेंट, जो हमारा फॉर लूप होता है बेसिकली हम उसका इस्तेमाल किसी भी सिक्वेंस के ऊपर आइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. हमारे पास कोई सीक्वेंस हो, सीक्वेंस जैसे हमने सीक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ा था जिसके अंदर हमने लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था. तो वैसे डेटा टाइप्स या फिर वैसे डेटा जिसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑलरेडी डिफाइंड हो. अब किसी भी पर्टिकुलर डेटा का सीक्वेंस पहले से ही डिफाइंड होगा, डेट मीन उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड होगा, उसका एंड डिफाइन होगा, या फिर उसका जो सीक्वेंस किस मैनर में होगा वो सारा चीज़ डिफाइन होगा. तो जो फॉर लूप है ना, वो इन प्रकार के डेटा पे अप्लाई होता है जिसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ सीक्वेंस हो. ठीक है, इसमें लिस्ट आपको पता है लिस्ट क्या होता है, टपल भी आपको पता होगा, स्ट्रिंग क्या होगा वो भी आपको पता है, बट रेंज के बारे में आई गेस आपको पता भी नहीं होगा. ये रेंज फंक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट अलाउ to execute a block of code repeatedly once for each item in the sequence. So basically जो for loop होता है वो आपके given जो डेटा होंगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो आपका आइट्रेशन जो हुआ है हर एक एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म होता है. मतलब एक एलिमेंट चलेगा, एक आइट्रेशन चला, एक एलिमेंट आया, फिर दूसरा आइट्रेशन चला, दूसरा एलिमेंट आया, ऐसे करके वन बाय वन आपका जो आइट्रेशन है वो तब तक चलेगा जब तक कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है, जो गिवन डेटा है, उसके टोटली एलिमेंट्स एक बार आइट्रेट नहीं हो जाते. सो वन बाय वन सारे एलिमेंट्स आपके आइट्रेट होते रहेंगे और ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक कि जो लास्ट एलिमेंट है वो नहीं रीच हो जाता. जैसे ही लास्ट एलिमेंट रीच कर जाएगा लूप जो है आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा. बट वाइल लूप के अंदर क्या था कि वाइल लूप के अंदर हमें इनिशियलाइजेशन डिफाइन करना पड़ता था, देन आफ्टर स्टॉपिंग लिमिट डिफाइन करनी पड़ती थी, देन आफ्टर हमें वहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन डिफाइन करना पड़ता था, लाइक स्टेप डिफाइन करना पड़ता था. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती थी. बट फॉर लूप के अंदर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना. इसका सिंटेक्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिक्वेंस टाइप के ऊपर काम करता है. तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट लाइक स्टॉपिंग लिमिट या फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन, ये सभी चीज़ें डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन फॉर लूप्स वी आर नॉट असाइनिंग एनी इनिशियलाइजेशन और स्टॉपिंग लिमिट बिकॉज इट वर्क्स ऑन सिक्वेंशियल डेटा हुज स्टार्ट एंड एंड आर ऑलरेडी डिसाइडेड. सो बेसिकली ये जो फॉर लूप होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं सिक्वेंशियल टाइप के ऊपर, और जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप होते हैं उनका ऑलरेडी सीक्वेंस डिफाइन होता है. सीक्वेंस डिफाइन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड है, एंड पॉइंट डिफाइन है. तो इसमें ये सारी चीज़ें की को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं. ठीक है, अब सीक्वेंस देख लेते हैं, सॉरी सिंटेक्स देख लेते हैं इसका कि सिंटेक्स किस प्रकार से होता है फॉर लूप का. तो फॉर लूप को इस्तेमाल करने के लिए उसे कुछ इस तरीके से आप डिफाइन करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर. सबसे पहले आपको फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, देन आफ्टर यहाँ पे एक वेरिएबल के नेम को डिफाइन करोगे, देन आफ्टर इन कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, एंड जिस पर्टिकुलर गिवन डेटा या सीक्वेंस के ऊपर आपको इस आइट्रेशन को चलाना है उस सीक्वेंस को यहाँ पे डिफाइन करोगे. या तो सीक्वेंस को डायरेक्टली डिफाइन कर दो या फिर सीक्वेंस के वेरिएबल को यहाँ पे असाइन कर दो. देन आफ्टर आप कॉलम्स प्रोवाइड करोगे एंड देन आफ्टर एंटर प्रेस करने के बाद जो यहाँ पे स्टेटमेंट देना है, जो भी बॉडी देना है इस पर्टिकुलर फॉर लूप का, आप यहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड कर दोगे. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर लूप का सिंटेक्स होता है. नेक्स्ट आप यहाँ पे फ्लो चार्ट है फॉर लूप के लिए, वो देखो और समझो किस तरीके से आपका जो फॉर लूप है वो काम करता है. ठीक है, तो फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, तो जो भी आपके पास गिवन सीक्वेंस होगा उसके हर एक आइटम के लिए आपका ये कंडीशन चेक होगा. अब कंडीशन क्या है, लास्ट आइटम रीच्ड. ठीक है, तो यहाँ पहला एलिमेंट आएगा उसको इस कंडीशन में डालेंगे. ठीक है, अब इस कंडीशन में चेक किया जाएगा कि जो एलिमेंट अभी आया है क्या वो आखिरी एलिमेंट है गिवन सीक्वेंस का. तो अगर वो जो एलिमेंट है वो आखिरी एलिमेंट नहीं होगा
तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स कंडीशन हुआ। तो फॉल्स हो गया मतलब, अगर मतलब ये नहीं है तो फॉल्स ही हुआ ना, तो फॉल्स हुआ तो दैट मीन्स उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आफ्टर फिर से ये लूप में जाएगा और फिर रिपीट होगा, फिर से यहाँ पे एक नया वैल्यू आएगा, फिर से उसे चेक किया जाएगा ये जो एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से वन बाय वन ये एग्जीक्यूट कराता रहेगा जब तक कि लास्ट एलिमेंट रीच नहीं हो जाता। जैसे ही लास्ट एलिमेंट रीच होगा दैट मीन्स ये वाला जो सिचुएशन है ट्रू हो जाएगा। ये जैसे ही ट्रू होगा उस केस में आपका जो लूप है वो वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो फॉर लूप कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आपका फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल है, इसे मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक हम ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर देखो मैंने फॉर लूप को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है लाइक फॉर कीवर्ड का, देन आफ्टर यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है, लाइक लेटर नाम का वेरिएबल है। आप चाहो तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक लेटर यहाँ पे कुछ बड़ा लग रहा है, इसको मैं एल कर देता हूँ। ठीक है, एल एक वेरिएबल हो गया इन पाइथन। ठीक है, और पाइथन जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट है, देखो डबल कोट्स मैंने लगाए हैं तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन गया। तो जो लूप जो है ना मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहा हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ पे प्रिंट एल को ही प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एल ही कर दे रहा हूँ एंड देन आफ्टर मैं इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो उस केस में देखना कि पाइथन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपके प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट एल करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है वो समझो। तो जब आपका ये आइट्रेशन स्टार्ट होगा तो ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, इस वेरिएबल के अंदर इस गिवन स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वन बाय वन इस वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, जब पहला आपका आइट्रेशन चलेगा फॉर लूप का, जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगा तो उस केस में एल के अंदर जो ये गिवन स्ट्रिंग है ना इसका फर्स्ट कैरेक्टर आके स्टोर होगा। तो एल के अंदर सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर स्टोर होगा, पी होगा। और उस आइट्रेशन में जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में है प्रिंट एल। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन में जैसे ही प्रिंट एल होगा तो उस केस में एल के अंदर पी स्टोर्ड है, डेट इज वाई यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो पी आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब आपका ये एल प्रिंट हो जाएगा फिर से आपका आइट्रेशन फिर से नेक्स्ट चलेगा। जब आपका सेकेंड आइट्रेशन चलेगा तो उस केस में एल के अंदर आ जाएगा वाई। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, लाइक यहाँ पे एक एक कैरेक्टर आते जाएंगे एल के अंदर और हर बार ये चीज़ चेक की जाएगी कि जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, जो कैरेक्टर आ रहा है, क्या वो कैरेक्टर गिवन सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है, ये हर बार चेक होगा। अगर ये होता है तो उस केस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होता है तो स्टेटमेंट आपका बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस केस में भी नहीं है आखिरी एलिमेंट, तो इस केस में वाई आएगा तो वाई वाई एल के अंदर स्टोर होगा, फिर प्रिंट एल करेंगे तो हमारा वाई प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से वन बाय वन एलिमेंट आते रहेंगे। जैसे ही आपका आखिरी एलिमेंट आ जाएगा एल के अंदर, ठीक है, जैसे ही आपका आखिरी एलिमेंट एल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में आपका एल का जो वैल्यू है एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट एल कराओगे तो उस केस में आपका एन प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही आखिरी एलिमेंट प्रिंट हो गया उस केस में जैसे ही आइट्रेशन घूम के आएगा एंड देन आफ्टर फिर से चेक करेगा तो देखेगा आखिरी एलिमेंट जो है वो आ चुका है, तो उस केस में आपका प्रोग्राम जो है वहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये फॉर लूप काम करता है। ठीक है, नाउ इसके अंदर अगर मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूँ, लाइक अभी तो एल को प्रिंट करा रहा हूँ, लाइक एल के अंदर क्या क्या वैल्यू आ रही है। अगर मान लो एल के बदला मैं यहाँ किसी वैल्यू को ही प्रिंट कराता, लाइक मेरे को 2 प्रिंट कराना है। ठीक है, तो जितनी बार आपका इटरेशन चलेगा उतने बार आपका यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने प्रिंट 2 लिखा है तो इतने टाइम आपका 2 प्रिंट हो रहा है। लाइक पाइथन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ 2 देखो कितने बार प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एल के अंदर तो वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो पी वाई टी एच ओ एन ही हो रही है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है वो स्टेटमेंट आइट्रेट करेगा ना। तो आइट्रेशन जो होता है किस चीज़ का होता है, आपने जो स्टेटमेंट डिफाइन की है लूप के अंदर उसका आइट्रेशन होता है। इससे मतलब नहीं है कि आपके इस वेरिएबल में कौन से वैल्यूज साइन हो रहे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये जो आपके वैल्यूज हैं वो तो आइट्रेशन करवाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, बट आइट्रेशन में जो काम होगा वो काम एक्चुअली यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं ना वो आइट्रेट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इसका वर्किंग है एंड मैकेनिज्म है। नाउ इसी तरीके से अगर चाहो तो आप फॉर लूप को किसी लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट भी जो होता है एक प्रकार का सिक्वेंशियल टाइप होता है। तो देखो यहाँ पे x नाम का मैंने वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट को डिफाइन किया है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, लाइक 1 है, 5.8 है, सत्यम है, राम है, 85 है। ठीक है, तो इस लिस्ट के ऊपर हम लूप चला रहे हैं। तो किस तरीके से चला रहे हैं, देखो यहाँ पे सिंपली फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे हम। फॉर कीवर्ड को डिफाइन किया, देन आई को डिफाइन किया। आई यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो एक्स के वैल्यूज होंगे वो 1 बाय 1 स्टोर होंगे, एंड इन और एक्स। ठीक है, फॉर आई इन एक्स जो है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट के वेरिएबल का नाम है। एंड देन आफ्टर हमने प्रिंट आई करवा लिया है, मतलब आई के अंदर जो वैल्यूज आएंगे आइट्रेशन के टाइम में तो वो सारे वैल्यूज क्या हो जाए, हमारे प्रिंट हो जाए। देन आफ्टर इसे रन करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी
अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटर डिटेक्टेड इन लाइन 1। ओके, सो यहाँ पे दिक्कत है, ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने सही से डिफाइन नहीं किया है, इसको कोड सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोड्स को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। एक्चुअली वो वर्ड फाइल में जब आप कोड इस्तेमाल करते हो तो ये किसी दूसरे फॉर्मेट में ले लेता है। ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट आउट करना है एंड देन आफ्टर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है आइट्रेशन वो चल जाएगा एंड देन आफ्टर जो भी वैल्यूज़ हैं, लाइक सबसे पहले यहाँ पे आइट्रेशन इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर चलेगा, ये जो गिवन लिस्ट है। तो आई के अंदर जो सबसे पहले वैल्यू है 1 आएगी, तो प्रिंट आई होगी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। देन आफ्टर 5.8 आएगा तो 5.8 प्रिंट होगा एंड देन आफ्टर सत्यम आएगा। तो ये ऐसे करके 1 बाय 1 सारे वैल्यूज़ इसमें आते जाएंगे और प्रिंट आई आप करोगे तो सारे आई के वैल्यूज़ जो हैं 1 बाय 1, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन के टाइम पे जो भी आई के अंदर वैल्यू रहेगी वो वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर लूप काम करता है। ठीक इसी तरीके से आप लिस्ट के ऊपर भी लगा सकते हो एंड देन आफ्टर ठीक इसी तरीके से आप टपल के ऊपर भी आप फॉर लूप को बहुत ईजिली से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं फॉर लूप के ऊपर ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन है कि प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम ए गिवन टपल, मतलब आपके पास एक कोई गिवन टपल है, उस गिवन टपल में कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं एंड देन आफ्टर उन नंबर्स में आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर इवन है। ठीक है, सिर्फ इवन जानना है। ठीक है, तो इसको कैसे किया है मैंने वो समझो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लाइक मैंने इसको पहले से ही कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने एक टपल को डिफाइन किया है एंड इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, लाइक 1 है, 5 है, 8 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है। ठीक है, अब ये जो गिवन एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट इवन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमें इसको चेक करना है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में फाइंड करना है कि कौन सा इवन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट को चेक करना है तो इसके लिए हम इस पर इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। ठीक है, तो यहाँ हमने इस्तेमाल किया है फॉर कीवर्ड का, देन आई वेरिएबल डिफाइन किया है, देन आइट्रेशन जो है वाई के ऊपर चला दिया। ठीक है, अब जब हमारा आइट्रेशन चलेगा दैट मीन्स जिस ये वाई के अंदर जो टपल हमने डिफाइन किया है इसका हर एक एलिमेंट जो है आई के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, पहले आई के अंदर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 एंड देन लास्टली 15 आएगा। तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स इसमें क्या हो रहे हैं, आई के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो क्यों ना हम आई को ही चेक कर लें कि जो आई के अंदर जो वैल्यू आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारा आइट्रेशन चल रहा है, तो उस केस में जब हम आई के वैल्यू को 2 के साथ मॉडुलस करेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो जो गिवन नंबर है जो कि आई के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आइट्रेशन हमारा चल रहा है उस टाइम पे वो वैल्यू अगर 2 के साथ मॉडुलस करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो उस केस में वो गिवन नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, तो हम उसी को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई के अंदर जब वैल्यू आएगी लाइक 1 आएगी, ठीक है, तो आई के अंदर वैल्यू 1 आई, तो इस केस में आपका ये जो काम है जो कि आपने इंडेंटेशन के बाद असाइन किया आपने लूप के अंदर, ठीक है, तो ये काम परफॉर्म होगा। तो इस काम में क्या हमने एक कंडीशन मेंशन की है कि इफ़ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब आई के अंदर जो वैल्यू है उसको 2 के साथ मॉडुलस करते हैं एंड देन आफ्टर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, देन हम प्रिंट करवा देंगे दैट इज़ आई एंड जो भी इवन है उसको प्रिंट करा देंगे। इसका भी ठीक कर देता हूँ मैं, सिंटेक्स में थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। ओके, ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। सो जब ये वैल्यू अगर 2 से मॉडुलस करने के बाद अगर वो 0 के बराबर आती है तो उसके इसमें आपको आई और इवन प्रिंट करा देना है, सिंपल सी बात है। तो आई के अंदर सबसे पहला 1 आएगा, 1 को 2 के साथ मॉडुलस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। फिर आई के अंदर नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगा, पहला आइट्रेशन में ये नहीं आया तो इस केस में ये कंडीशन सही नहीं हुआ, कंडीशन सही नहीं हुआ मतलब ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपका दूसरा आइट्रेशन चलेगा, दूसरा आइट्रेशन चलेगा तो आई के अंदर 5 स्टोर होगा। ठीक है, 5 को भी इस कंडीशन में डालेंगे तो 5 मॉडुलस 2 हो जाएगा, तो उस केस में भी ये जो चीज़ है वो करेक्ट नहीं होगा, ये कंडीशन करेक्ट नहीं होगा मतलब ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो फिर आइट्रेशन आपका आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही आपका आइट्रेशन आगे बढ़ेगा तो उस केस में फिर आई के अंदर जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 8। ठीक है, अब जैसे ही आई के अंदर वैल्यू 8 आई तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में आपका जो सिचुएशन बनेगा, जो कंडीशन बनेगा दैट इज़ 8 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियस सी बात है अगर 8 को आप लोग 2 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। तो इस केस में ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो उस केस में आपका ये जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड डाला है इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आफ्टर प्रिंट आई मतलब 8 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई के अंदर फिलहाल क्या स्टोर है, 8 स्टोर है एंड देन उसके साथ मैंने स्ट्रिंग लिखा है दैट इज इवन, तो आपका वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही काम असाइन हुआ उसके बाद फिर से लूप आपका आगे बढ़ेगा एंड आई के अंदर जो वैल्यू है वो 6 आएगी और 6 के लिए फिर से वो सेम चीज़ करेगा। ठीक है, तो 6 के लिए भी सही हो जाएगा, तो इस केस में फिर 6 प्रिंट हो जाएगा और इवन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के अंदर फिर से आगे आइट्रेशन बढ़ेगा और आई के अंदर आपका 9 स्टोर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे आई के अंदर और ये वाला कंडीशन 1 बाय 1 चेक होते जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में प्रिंट आई और इवन प्रिंट हो जाएगा आपका। अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है तो लूप सिंपली आपका
आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये गिवन प्रोग्राम वर्क करेगा। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस केस में वाई इज नॉट डिफाइन, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, सो यहाँ पे हमने कैपिटल वाई ले लिया है और यहाँ पे लूप के अंदर हमने ये स्मॉल वाई ले लिया था। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। देन आफ्टर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे 8 जो है इवन है, 6 इवन है, 10 इवन है एंड 12 इवन है। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रिंट हो गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। ठीक है, ना एक और प्रोग्राम है, इसे भी देख लो, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। सो आपके पास एक गिवन लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स के सम को फाइंड करना है। सो एक्चुअली इस चीज़ को आप लोग विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन भी कर सकते हो, बट फॉर लूप के इस्तेमाल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर आपके पास कोई गिवन लिस्ट होगा और उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो उन सारे एलिमेंट्स को सम किस तरीके से आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सो बहुत ईजी प्रॉब्लम है, इसे भी देखो एंड समझो कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो सो यहाँ पे एल नाम का आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स वैल्यू। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को हमें जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इन सभी को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने सम नाम का, यहाँ पे सम को एस कर देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे एस इस्तेमाल किया यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे एस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और जिसके अंदर मैंने जीरो स्टोर करा दिया। ठीक है, जीरो वैल्यू। ठीक है, एंड देन आफ्टर हमने लूप चलाया है। लूप किस पे चलाया है? एल के ऊपर चलाया है। ठीक है, कैसे चलाया है? फॉर आई इन एल, आई वेरिएबल है और एल के ऊपर लूप चला है। ठीक है, एंड इस लूप को चलाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, मतलब इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम आई के साथ जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये लूप कैसे काम करेगा वो समझो। तो इनिशियली जो एस के अंदर वैल्यू है जीरो है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले फॉर आई इन एल काम करेगा। तो इस केस में आपके आज जो एल के अंदर जो वैल्यू है, जो पहला वैल्यू है वो आई के अंदर स्टोर होगा। तो एल सबसे पहले आई के अंदर क्या स्टोर होगा? 4 स्टोर होगा। ठीक है, तो आई के अंदर जब 4 हो जाएगा तो उस केस में आपका ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में जो हमारा इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, दैट इज एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। इनिशियली एस की वैल्यू है जीरो और आई की वैल्यू इनिशियली क्या हो गई है? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस 4। ठीक है, तो जीरो प्लस 4 क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ जो एस की वैल्यू है वो जीरो से ओवर राइट होके हो जाएगी 4। एंड देन आफ्टर आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट है वो इंडेंटेशन के बाहर है, तो ये फिलहाल चीज़ अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर से आपका इटरेशन आगे बढ़ेगा, ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा। जब तक आपका ये लूप चल के कंप्लीट नहीं हो जाता, टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये लूप के बाहर है। ठीक है, अगर मैं इंडेंटेशन के अंदर कर दूँ तो ये फिर लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार प्रिंट एस भी होगा, तो इस केस में 4 प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका लूप आगे बढ़ेगा, तो लूप आगे बढ़ेगा तो आई के अंदर जो है अब 5 स्टोर होगी, दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट जैसे स्टोर हो गया फिर से आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। अब जो एस की वैल्यू है यहाँ पे ओवर राइट होकर 4 हो गई थी, तो यहाँ पे 4 प्लस आई की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हो जाएगी 5। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू अभी 4 थी वो ओवर राइट होकर क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसी तरीके से 1 बाय 1 आपका जो आइट्रेशन चलता रहेगा और आई के अंदर 1 बाय 1 सारे वैल्यूज जो हैं उस लिस्ट के अंदर आते रहेंगे और इस ऑपरेशन के थ्रू वो सारे आपस में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका आखिरी एलिमेंट आई के अंदर रीच आउट हो जाएगा तो उस केस में आपका जो एस प्लस आई हो जाएगा, मतलब जो भी आखिरी एलिमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, और उसका आइट्रेशन, उसका समेशन हो जाएगा आई के साथ, मतलब 26 के साथ, और 26 के साथ जैसे ही आइट्रेशन हो के जो एस में वैल्यू जो है वो यहाँ पे ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे ही आपका आखिरी एलिमेंट रीच हो जाएगा उस केस में आपका लूप जो है उसका जो एग्जीक्यूशन है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा तो उस केस में आपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है आफ्टर द लूप वो वाला चीज़ एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें है प्रिंट एस, मतलब एस में जो भी एस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट आउट कर दो। तो एस वेरिएबल के अंदर जो सबसे आखिरी में वैल्यू ओवर राइट होगी वो वाली वैल्यू जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रोग्राम आपका काम करेगा। इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स जो कि आपके लिस्ट में अवेलेबल था उसका हो जाएगा 186। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं इन्हें आप सम करोगे तो उसका आउटपुट जो आएगा वो 186 आएगा। मान लो इस प्रिंट फंक्शन को अगर मैं अंदर कर देता ना आइट्रेशन इंडेंटेशन के अंदर, एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूट कराता तो जितनी बार लूप चलता उतनी बार आपका वो भी चलता। देखो यहाँ पे 4 आया, फिर 9 आया, फिर 17। तो क्या हो रहा है कि जितनी बार आपका आइट्रेशन चल रहा है उतनी बार ये प्रिंट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सो डेट इज वाई वहाँ पे जो आपका हर बार है वो जितनी बार आइट्रेशन चल रहा है उतनी बार वैल्यूज आपके क्या हो रहे हैं? प्रिंट हो रहे हैं। सो डेट इज़ वाई, क्योंकि मेरे को फाइनल आउटपुट चाहिए था कि टोटल सम कितना होता है, डेट इज़ वाई मैंने इसको आउट ऑफ द इंडेंटेशन रखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम
काम करता है। now एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर। ये प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन लिस्ट। सो ये वाला प्रॉब्लम मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, इस वाले प्रॉब्लम्स को आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रॉब्लम है उसी से कुछ सिमिलर प्रॉब्लम है। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में जाना कि फॉर लूप होता क्या है, एंड देन आफ्टर उसके सिंटैक्स के बारे में जाना, एंड फॉर लूप्स के ऊपर हमने कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अपकमिंग वीडियोस होगा, इसके अंदर जो रेंज फंक्शन होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।